दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो आज का बहुत ज़्यादा खास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा। तो इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा कि हमें पहले की एजुकेशन पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। यानी जो पहले एजुकेशन थी, यानी प्राचीन काल से। देखो, वीडियो लंबी होगी, वीडियो के काफ़ी पार्ट होंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि हम एजुकेशन को बिल्कुल एक नए सिरे से पढ़ने जा रहे हैं। यानी कब और क्या शिक्षा में प्रावधान हुआ, कि शिक्षा हमारे लिए कैसे सर्वोपरि बनी, और शिक्षा आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं किस शिक्षा के माध्यम से, उसकी नींव और स्टार्टिंग, उसके बारे में हम सब कुछ A to Z पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन काल में शिक्षा। ठीक है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्राचीन काल में शिक्षा, आप जानते हैं कि भारत विश्व गुरु कहलाता था। इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था कि भारत विश्व गुरु कहलाता था। यानी प्राचीन भारत की शिक्षा का जो प्रारंभिक रूप है, हम उसको कौन से वेद में देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे वेद हैं उनकी संख्या टोटल 4 है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है ऋग्वेद। ठीक है, अगर हम शिक्षा का प्रारंभिक रूप देखेंगे तो वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यानी ऋग्वेद युग की शिक्षा का उद्देश्य था ब्रह्मचर्य, तप और योगाभ्यास। मतलब कि पहले जो योग के माध्यम से, तप के माध्यम से और ब्रह्मचर्य इत्यादि के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त की जाती थी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ये मतलब कि हम ऋषि मुनि कवि के सम्मुख बैठकर, ठीक है, इनके सम्मुख बैठकर अपने विचार प्रस्तुत या जो उनसे सीखते थे वो ग्रहण किया करते थे। उसके लिए जो विद्यालय थे, पहले विद्यालय या स्कूल नहीं थे, लेकिन गुरुकुल, आचार्य कुल, गुरुगृह इत्यादि थे। ठीक है, आचार्य के कुल में निवास करता हुआ गुरु सेवा, ब्रह्मचर्य और व्रतधारी विद्यार्थी किसका अध्ययन करता था? वेद का अध्ययन करता था। देखो, आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, यानी ये पहले आपने अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन हम एक शिक्षा को बिल्कुल न्यू, यानी एक सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक नीचे सिरे से। मैं आपको बिल्कुल लास्ट तक लेकर आऊँगा, आप देखते रहिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यानी शिक्षक को आचार्य या गुरु कहा जाता था, अब भी गुरु आचार्य कहा जाता है। कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट भी मैंने रखे हैं, लेकिन मैंने सभी कुछ नहीं रखा, इतना ज़्यादा मैं वीडियो को लंबी भी नहीं करूँगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ये व्याकरण है, और ज्योतिष, ये निरुक्त और उनके पाठ्य होते थे। इन 6 चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा चलते थे। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या है कि 5 वर्ष के बालक को प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। यानी 5 साल का जैसे बालक होता था तो उसको प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था। कहाँ? गुरुकुल या गुरुगृह, ये ध्यान में रखने वाली योग्य बात है। यानी गुरुगृह में रहकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से प्राप्त होती थी। अब उपनयन संस्कार, देखो आपने संस्कार के बारे में भी थोड़ा पहले जाना होगा। संस्कार मुख्यतः 16 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। उसमें से एक उपनयन संस्कार भी हम कह सकते हैं, लेकिन हमें सारे संस्कार तो पढ़ने नहीं है। क्यों? हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन उनको कभी कभी जो मेन आते हैं हम उस पर ही फोकस ज़्यादा करते हैं। मतलब कि सेलेक्टेड टॉपिक और मैक्सिमम रिवीजन, यानी आप जितना कम पढ़ोगे उसका ज़्यादा रिवीजन करोगे, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो उपनयन संस्कार क्या है? जैसे कि विद्यार्थी होता था, एक छोटा बच्चा होता था, वो गुरु के समीप बैठता था, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना ही उपनयन संस्कार होता। अब इसमें क्या था कि 8वें वर्ष में ब्राह्मण के बालक के, 11वें वर्ष में क्षत्रिय के और 12वें वर्ष में वैश्य के बालक, यानी शूद्रों को तो शिक्षा का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो 12 वर्ष की आयु में वैश्य के उपनयन की विधि थी, यानी ये एक एज निर्धारित कर दी गई थी शिक्षा लेने की। अब अधिक से अधिक यह 16, 22, 24 वर्षों की अवस्था में होता था। देखो, एज और अवस्था की बात तो करनी इसमें एक तरह अलग है, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब वेद पढ़ाए जाते थे तो वेदों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा सालों का समय लगता था। ठीक है, इन बात को आपको ध्यान में रखना है।
अब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरुगृह में 12 वर्ष वेद अध्ययन करते थे। कितने वर्ष? देखो ये आ गया, मैं कह रहा था 12 साल, यानी एक वेद, अगर नॉर्मल सी बात है, एक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष लगते थे, यानी 12 चौक 48, 48 ईयर तक तो पढ़ना यानी कुल मिलाकर 12 वर्ष जब वेदों का अध्ययन करते थे तो स्नातक कहलाते थे, यानी जैसे कि आप जानते हैं ग्रेजुएशन। ठीक, अब उसके बाद आता है एक समावर्तन। समावर्तन क्या है? समावर्तन के अवसर पर गुरु दक्षिणा देन की प्रथा थी। समावर्तन के पश्चात भी स्नातक स्वाध्याय करते रहते थे, मतलब कि ये भी एक संस्कार था। ये जब वेदों को ग्रहण कर लेते थे उसके बाद, जैसे कि हमारी 4 अवस्थाएं होती थी, तो पहली अवस्था प्राप्त करने के बाद अगर आप गृहस्थी में जाना चाहते हो तो गृहस्थ अवस्था, या फिर आप संन्यास लेकर मतलब संन्यास लेकर एक गुरु के रूप में या महेश्वरी टाइप से आप रह सकते हैं, ये प्रावधान था। अब नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन अध्ययन करते थे। समावर्तन में सम ब्रह्मचारी दंड आदि का त्याग देते थे, मतलब सब कुछ त्याग कर अपनी एक टोल, पाठशाला, मठ और विहारों की पढ़ाई, इस तरह की। पहले तो आप पता था ये टोल हुआ, पाठशाला हुआ, मठ हुए, विहार हुए, इसमें पढ़ाई होती थी। अब देखो कुछ हैं जैसे काशी, वाराणसी में, इसमें वेदों का अध्ययन होता था, पढ़ाई, ठीक है। और तक्षशिला पाकिस्तान, नालंदा बिहार, विक्रमशिला ये भी बिहार का है, ठीक है। ये बल्लभी हो गया गुजरात का, और ये आपको पता होगा मिथिला, प्रयाग, अयोध्या। तो ये सब क्या थे? एक मठ टाइप से आप कह सकते हैं, जहाँ पर जैसे कि आजकल विश्वविद्यालय हुए, स्कूल हुए, गुरुकुल पहले भी थे, लेकिन ये आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि ये पहले एक शिक्षा का माध्यम था हमारा, जो हम एक मठों में जाकर लिया करते थे। अब देखो ये हमारा प्राचीन काल, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं लिया, देखो प्राचीन काल मैंने ख़त्म कर दिया। इससे अगर कभी क्वेश्चंस आएगा, वैसे आते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसके माध्यम से जो मैंने आपको भी पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे उपनयन संस्कार पूछा गया है, समावर्तन संस्कार पूछा गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब मध्यकाल इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ क्या है कि मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। आपने इससे पहले नहीं देखा कि क्या इस्लाम धर्म का कुछ ऐसा रोल नहीं था, यानी इसमें जो भाषा पढ़ाई जाती थी वो अरबी और फ़ारसी, नॉर्मल सी चीज़ है। जब मुस्लिम हमारे भारत में आए तो अरबी फ़ारसी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, मतलब ये इसी चीज़ को लेकर ही हमारी शिक्षा को बढ़ावा देने लगे। बादशाह, अन्य शासक व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इस्लामी आधार पर शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अब इसमें इस्लाम के संरक्षण और प्रचार के लिए मस्जिद बने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मस्जिदें बनती गई। साथ ही मकतबों, मदरसों और पुस्तकालय की स्थापना होने लगी। मकतब और मदरसे आप सभी जानते हैं, मदरसों में, मदरसे शायद अभी पीछे आपने हाल ही में नाम सुना होगा, अब भी प्रचलन में है, कहीं कहीं आप देख सकते हैं। तो मकतब क्या था कि एक जो प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे, और मदरसे उच्च शिक्षा के, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मकतबों में शिक्षा धार्मिक होती थी। धार्मिक का मतलब कि वो इस्लाम धर्म से ही संबंधित थी। उर्दू, फारसी, इन चीज़ों का ही ये शिक्षा का ज्ञान देते थे। मकतबों में शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मदरसों में जाते थे, और वहाँ भी उनकी जो प्रधानता थी वो धार्मिक शिक्षा को ही लेकर थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे कोई राजकुमार होते थे, उनके लिए महलों के भीतर ही शिक्षा का प्रबंध किया जाता था। युद्ध संचालन वगैरह उनको वहीं सिखा दिया जाता है। साहित्य, इतिहास, कानून, ये सब गृह शिक्षक से उन्हें प्राप्त होता था। राजकुमारी भी शिक्षा प्राप्त करती थी। वैसे अगर बात करें, महिलाओं की शिक्षा पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था पहले, लेकिन कुछ हैं जैसे अपाला, घोषा हुआ, ये सब चीज़ें स्त्रियाँ हैं जो आगे समाज में बढ़कर आई, ठीक है। शिक्षकों का सम्मान डेफिनेटली पहले भी प्राचीन काल में शिक्षकों का सम्मान था, और आज भी है, लेकिन आज आप पूर्णतः नहीं कह सकते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। छात्रों और शिक्षकों का आपसी संबंध प्रेम सम्मान का होता था, ठीक है। और ये दिल्ली, आगरा, बीदर, जौनपुर, मलावा मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे। ये हमारा मध्यकाल शिक्षा का पूरा यहाँ तक हो चुका है। अब गाइस, ये मध्यकाल और प्राचीन काल का शिक्षा का स्वरूप आपने देखा, और मैं आधुनिक काल की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको आधुनिक काल यानी अब शिक्षा कैसे हमारे भारत में
कैसे शिक्षा ने प्रसार किया, मतलब कि इतना ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा डीप मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जिसके बिना कुछ नहीं। हम इसके बारे में पूर्णतः जानेंगे। कम से कम हमें ये तो पता हो, हम शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि शिक्षा की नींव कैसे रखी गई और किसने शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किया। भारत ने कहाँ तक संघर्ष किया शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, भारत के उन महान व्यक्तियों ने कहाँ तक संघर्ष किया, और आज हम यहाँ इस मुकाम तक एक टेक्नोलॉजी दुनिया में हम हैं, वो एक कहाँ से प्राप्त हुई, उसके बारे में आपने कभी विचार किया है? तो उस चीज़ को सोचिएगा, विचार कीजिएगा मेरी बातों पर। तो थोड़ा वेट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला टाइम यानी आधुनिक काल की शिक्षा, उसमें स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले सारे आयोग वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो गाइज़ तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।